बेटी का श्राप। साथियों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य ही सिर्फ आपको यदि समझ में आ गया तो आपका संपूर्ण जीवन ही सुधर जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारी इस कहानी का उद्देश्य एक है। मैंने अपने जीवन में जो भी किया है या करूँगा वो सब इस कहानी के उद्देश्य में समाया है। इस कहानी का हमारा तात्पर्य है एक नारी से जुड़ा हुआ, एक नारी के जीवन से जुड़ा है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं, प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। उन्नाव जिला, जो दहशत, चालबाज, जालसाज, चोरी, अय्याशी, गंदगी और फ्रॉड के मामले में अव्वल रहा है। दोस्तों, इसी ज़िले में एक गांव है, चमनपुर, और इस चमनपुर में एक मुखिया है। इस चमनपुर में एक मुखिया जी रहते हैं। मुखिया जी के 3 बेटे हैं, राजेश, कमलेश और अवधेश। राजेश सबसे बड़ा बेटा है, कमलेश बीच वाला है, अवधेश सबसे छोटा है। दोस्तों, मुखिया जी की हमेशा सदैव से यही इच्छा रहती है कि हम जीवन में इतना कमाएं कि संसार का प्रत्येक प्राणी हमारे आगे नतमस्तक हो। मुखिया जी का जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दौलत से सराबोर करना है, और यही सीख अपने बच्चों को देते हैं कि यदि 1 पैसा बर्बाद करो तो 10 पैसे कमाने की सोचो। 1 पैसा फिजूल में मत बर्बाद करो। इनका ये उद्देश्य इस हद तक बढ़ता चला गया दोस्तों कि उन्होंने जीवन के जितने खर्चे थे, खान पान से लेकर के ओढ़ने पहनने तक के, सब पर इन्होंने अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मुखिया जी यहाँ तक अपने परिवार पर पाबंदी लगाने लगे कि आप, हम और घर में जितने सदस्य हैं, कितना पहनते हैं साल में, कितना ओढ़ते हैं, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, यदि जरा भी इनबैलेंस्ड होता है किसी भी कैलकुलेशन में, कपड़े लत्ते में, पहनने ओढ़ने में या खान पान में, तो मुखिया जी तुरंत ये आदेश देते हैं कि इस चीज़ को कम करो। यदि कपड़े लेने में पैसे ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं तो कपड़े कम खरीदो। खान पान में यदि पैसे बर्बाद हो रहे हैं तो खान पान कम करो। दोस्तों, इस प्रकार की सोच का इंसान जीवन में कितनी तरक्की करता है ये आप लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है। खैर, आगे की कहानी। एक दिन का जिक्र है। मुखिया की छोटी बेटी, जिसका नाम तारा था। दोस्तों, तारा बहुत ही गुणवान, बहुत ही सुशील, बहुत ही चरित्रवान, बहुत ही कोमल स्वभाव की लड़की थी। इतनी भोली, इतनी मासूम कि जहाँ पर जो घर का सदस्य कह देता था कि बेटा तुमको ये काम करना है, वो उसी काम को अपना उद्देश्य मान लेती, अपना लक्ष्य मान लेती, और जब तक उस कार्य को पूरा समाप्त न कर देती, किसी और कार्य की वो आशा भी न करती, किसी और कार्य की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। घर का कोई भी सदस्य
चाहे वो भाई हो या पिता हो या माता हो, कोई भी कार्य यदि उसको सौंप देते तो वो बहुत ही ईमानदारी, निष्ठापूर्वक और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ईमानदारी से उस कार्य को पूरा करती थी। इतनी सरल और नीरस स्वभाव की लड़की थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मुखिया जी ने अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी। अवधेश की भी शादी हो गई, राजेश की भी हो गई, सुरेश की भी हो गई, लेकिन तारा, दोस्तों तारा सबसे छोटी बेटी थी और धीरे धीरे तारा की उम्र भी अब शादी के लायक हो चुकी थी। पास पड़ोस के लोग भी कहने लगे, मुखिया जी अब आपकी बेटी सयानी हो गई है, आप कहीं ना कहीं इसके शादी का प्रबंध कीजिए। सभी लोग कहते कि मुखिया जी अब आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। कोई मजाक में कहता तो कोई ऐसे कहता। मुखिया जी की पत्नी भी कई बार उनसे ये कह चुकी थी कि बेटी सयानी हो चुकी है, अब इसकी शादी की जाए। लेकिन मुखिया जी तो लालची स्वभाव के थे। अभी और कमा लिया जाए, अभी और कमा लिया जाए, अभी क्या जल्दी है, अभी और कमा लिया जाए, और कमा लिया जाए। यही सोचते सोचते मुखिया जी ने कई साल गंवा दिए। जब मुखिया जी ने कई साल गंवा दिए यही सोचते सोचते कि अभी क्या जल्दबाजी पड़ी है, अभी और कमा लिया जाए, और कमा लिया जाए। बेटों को जितना समझा पाया उन्होंने समझाया, लेकिन बेटी को क्या समझाया जाए। बेटी तो अपना कार्य सदैव निष्ठापूर्वक करती थी। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, किसी भी कार्य को कभी गलत करती ही नहीं। हर एक कार्य को बड़ी ईमानदारी से करती थी तारा। हर एक कार्य को बड़ी ईमानदारी से करती थी तारा। दोस्तों, एक दिन मुखिया जी ने अपने बेटों को बुलाया, तीनों बेटों को बुलाया और कहने लगे, बेटों हम एक फैसला करना चाहते हैं आज। तो बड़े बेटे जो राजेश थे उन्होंने कहा, हाँ पिताजी बताइए। मुखिया जी ने कहा, बेटा जीवन में पैसा ही सब कुछ है। यदि हमारे पास पैसा है तो जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों, मुखिया जी की बातें जरा गौर से सुनिए, क्या कह रहे हैं। मुखिया जी ने अपने बेटों से कहा, बेटा जीवन में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पैसे को फिजूल में मत खर्चा करो। बेटी तो पराया धन होती है, बेटी तो पराया धन होती है। यदि पराये धन को अपना बना के दिखा दो तो वही जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी चतुराई है। मुखिया जी का कहना था, बेटा बेटी तो पराया धन होती है। ये तुम्हारी जो बहन है तारा, इसको क्यों फिजूल में हम बाहर किसी के घर भेजते हैं, क्या फ़ायदा। ये तो पराई वैसे भी है, आपकी बहन है, किंतु शादी हो जाएगी तो पराई हो जाएगी, तो इसमें पैसे की भी बर्बादी होगी और इसके अलावा आपके घर में आपकी एक बहन कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके घर में आपका जो प्रत्येक कार्य होता है वो करने के लिए एक सदस्य कम हो जाएगा। बेटा मैं एक निर्णय करना चाहता हूँ। तो जो छोटा बेटा था अवधेश, उसने कहा, हाँ पिताजी बोलिए, क्या करना चाहते हो आप निर्णय बताइए। हम सभी लोगों की सहमति आपकी सहमति में है, आप जैसा निर्णय लोगे हम उसमें अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। आप बोलिए, आप बिना टेंशन के बेहिचक होकर के आप बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो मुखिया जी ने कहा, बेटा क्यों ना ऐसा किया जाए
कि घर की संपत्ति को घर में ही रहना दिया जाए। घर की संपत्ति यदि घर में रह जाए, बाहर ना जाए, तो हमारी और बढ़ोतरी होगी। जरा गौर से सोचो बेटों, यदि हमने इनकी शादी की तो बहुत खर्च आएगा, पैसा बर्बाद होगा, और पैसा जब खर्च होगा तो आप कंगाल होगे। तो क्यों ना पैसा भी ना खर्च हो, आपके घर में काम करने वाला भी इंसान रहेगा, और आपकी बहन भी आपके पास रहेगी, और पराया धन जो अपना आज है वो कभी पराया नहीं होने पाएगा। जब इस प्रकार से बेटों को समझाया मुखिया जी ने, तो बेटों ने हाँ कह दिया। नहीं पिताजी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है, आप सत्य कह रहे हो, ऐसा ही होगा। दोस्तों, जब ये निर्णय ले लिया गया तो अगले दिन से क्या होता है, किस प्रकार से ये लोग तारा के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, किस प्रकार से ये लोग तारा से व्यवहार रखेंगे, किस प्रकार से ये लोग तारा से अपना व्यवहार दर्शाते हैं, किस प्रकार से ये लोग तारा को अपना समझते हैं, तारा का जीवन कैसा है आगे का, ये सब मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि तारा के साथ क्या हुआ। तब तक के लिए देखना न भूलें द रियल हॉन्टेड। डर जीवन का एहसास है, डरना जरूरी है। स्काई कम बैक सून। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।